हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं न्यू इंडियन एरा। तो वेलकम बैक अगेन। तो हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लिया, पूरे थ्योरी पार्ट कवर कर लिया हमने। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, यही मनोकामना करता हूँ। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है चूज करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन सब सारे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको हम, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बारे में हमने अच्छे से डेफिनेशन इसकी समझी थी, ठीक है। और तब हमने बोला भी था आपको कि अच्छे से इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, एक कंपोजिशन दिया रहेगा गिवन कंपाउंड का, उससे हम उसका सेपरेट करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम डिटरमाइन करेंगे कि कैसा प्रोडक्ट है, कैसे कैसे कंपोजिशन से, क्या क्या एलिमेंट्स है, वो सब हम देखेंगे। और उस स्टडी को, ओवरऑल स्टडी को हम बोलेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज नॉट क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव मतलब क्या, क्वांटिटेटिव मतलब जिसका हम प्रोपोर्शन चेक करते हैं या मतलब किस प्रोपोर्शन में है या फिर किस अमाउंट में प्रेजेंट है, कम ज़्यादा, किस तरह हम उसे गिन सकते हैं या फिर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला है मास। मास को हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राम, केजी, ठीक है। तो इसका मतलब वो काउंटेबल है। लेंथ भी हम काउंट करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में। उसके बाद कलर हम काउंट कर सकते हैं क्या, मतलब कलर तो काउंट नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, क्योंकि कितना कलर है, किस प्रोपोर्शन में है, ये नहीं बता सकते। वॉल्यूम हम कर सकते हैं क्या, हाँ वॉल्यूम हम ये कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितना वॉल्यूम है, 1 लीटर, 10 लीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज नॉट क्वांटिटेटिव इन नेचर, दैट इज कलर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मास। मास का एसआई यूनिट क्या है। अब फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसमें ना मेजरमेंट नाम का एक चैप्टर है, जिसमें आपको अच्छे से एसआई यूनिट के बारे में मतलब बताया गया कि किसी भी चीज़ को हम गिनने, मतलब काउंट करने के लिए हमें कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और उसे हम कहते हैं यूनिट। उस यूनिट की वजह से हम अच्छे से उस क्वांटिटी को अच्छे से मेजर कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो ऐसी एक मेजरमेंट बनाई गई थी जिसका नाम था एसआई यूनिट। और एक यूनिट है सीजीएस यूनिट। अगर आप फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझा तो उसके बारे में आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको उसका भी मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसके क्वेश्चन देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मास। मास का एसआई यूनिट क्या है, केजी। केजी क्या है, एसआई यूनिट है मास का ग्राम में भी देख सकते हैं हम इसे, केजी में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ ग्राम मास इज केजी, ठीक है। दूसरे ऑप्शन नहीं है। देन फोर्थ क्वेश्चन डी। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.50 into 10⁴ ग्राम इज। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या है ये हमने आपको थ्योरी पार्ट में बता दिया है। अगर आपको फिर भी स्टिल डाउट है तो आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगर नहीं समझा तो आप फिर से उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। और एक सिंपल आपको ट्रिक देता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से समझना हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, उस सब्जेक्ट के जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर को पूरा रीड कर लेना, फिर उसके बाद हमारे वीडियोस देख लेना, जिससे आपको और अच्छे से थोरोली समझ में आ जाएगा। उसके बाद उसके एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना और उसको 24 आवर्स के अंदर फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, जिसकी वजह से वो उसमें जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए और वो थोड़ा दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद उसको अच्छे से फिर से प्रैक्टिस कर लेना। ये 3-4 रिक्वायरमेंट है। ये अगर आपने अच्छे से कर दी तो वो चैप्टर या फिर वो सब्जेक्ट या फिर टॉपिक आपको बहुत टाइम तक दिमाग में रहेगा और वो ज़्यादा टाइम आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है अपनी, ये मैं खुद यूज़ करता हूँ पर्सनली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आपको बताया था थ्योरी में कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कैसे काउंट कर सकते हैं। उसके रूल्स देखे थे हमने, रूल्स ऑफ डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसके हिसाब से हमें बताना है कि कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो अब हमने एक क्वेश्चन देखा, एक रूल देखा था जिसमें दिया था कि एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म होते हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे देखते हैं।
तो उसमें एक दिया था रूल कि जो राइट साइड में जितने भी जीरो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के बाद जो भी राइट साइड में आता है, डेसिमल के राइट साइड में आता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। इसका मतलब अभी ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर हुआ तो टोटल के कितने हो गए, 1 2 3, तो आंसर विल बी बी, 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, मतलब सेकंड ऑप्शन 3 आंसर, तो इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एक बार वीडियो अच्छे से देख लेना जो पिछला हमने डाला है, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन, ई क्वेश्चन, इन एवोगैड्रोस कांस्टेंट 6.022 × 10⁻23 पर मोल। अभी एवोगैड्रो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.022 × 10⁻23। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये आपको आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली इस कांस्टेंट की, और इस कांस्टेंट से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अभी नहीं, लेकिन आगे आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, यानी कि 12th में भी और 11th के कुछ चैप्टर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज, अभी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हमारा जो ये जो कांस्टेंट है उसको हम अच्छे से लिख लेंगे, 6.02 × 10⁻23। तो अब इसमें देखेंगे कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट साइड में जीरो है, लेकिन हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आता है तो वो क्या है, वैलिड है, सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1 2 3 4, तो हमारे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 25 ग्राम ऑफ CaCO3 द अमाउंट ऑफ CaO प्रोड्यूस्ड विल बी। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का पता है डिकम्पोजिशन, हमने आपको अच्छे से बताया था डिकम्पोजिशन के बारे में। डिकम्पोजिशन मतलब रिएक्शन मतलब क्या, कंपोज के ऑपोजिट, कंपोजिशन मतलब दो से बना एक, और डिकम्पोजिशन मतलब एक से बने दो। ठीक है, 1 + 1। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हुआ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, डिकम्पोजिशन जब भी होता है उसमें से एक प्रोडक्ट निकलता है और एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, तो ऑक्सीजन निकला हमारा बाय प्रोडक्ट। तो अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या बताया वो देखिए, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस्ड विल बी। अब हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। वो क्या बताता है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन मतलब कि जो हमारा अप्लाइड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके ऊपर बना हुआ कैलकुलेशंस। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे। अब इक्वेशन कैल्शियम कार्बोनेट एक था, उससे हमने डिकम्पोज करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बना और ऑक्सीजन बना। तो अगर हम इसे मोल्स में कन्वर्ट करेंगे यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन करेंगे तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अभी हम बैलेंस करके देखेंगे, यहाँ पे एक Ca हो जाएगा कैल्शियम, और यहाँ पे भी एक Ca हो जाएगा, यहाँ पे एक O है और ये 2 O, मतलब 3 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे है 3 और ये C। ठीक है, C मतलब CO2 बनेगा, ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट हमारा बना CO2। तो ये हमारा रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें हमें पूछा गया है कि कैल्शियम का अमाउंट बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट बताइए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला ही है, मोल का फॉर्मूला। मोल का फॉर्मूला याद है आपको, नंबर ऑफ मास मतलब मास अपॉन मोलर मास। This is the mole. Value of 1 mole is the mass of that constituent element divided by molar mass of that constituent element. ठीक है, तो 1 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट का, उससे बना 1 मोल ऑफ CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। तो उससे हमें मतलब पूछा गया है कि 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोल का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से लिखेंगे। मास उसका दिया है 25 ग्राम हमें। ठीक है, मोलार मास हमें निकालना है। अब कैल्शियम का जो मोलार मास होता है वो होता है 40। ठीक है, तो अब कैल्शियम कार्बोनेट का हम मोलार मास निकालेंगे। कार्बन का क्या होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। ये आपको गिवन में दिया रहता है, इतना कुछ ये नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। तो इससे हम निकालेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट का देखते हैं 40
कैल्शियम प्लस C का 12 प्लस O3 है, मतलब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स है। तो एक एटम की वैल्यू है 16, तो 3 की क्या हो जाएगी 16 इंटू 3 48, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, सो 8 10 20 0 5 6 6 प्लस 100, ओके, सो दैट विल बी 100। तो मोलार मास होगा वो होगा 100, ठीक है। और अब हम इसका चेक करेंगे, अब हमें इसका निकालना है अमाउंट कितना है, उसको हम लेंगे x, कैल्शियम ऑक्साइड का हम निकालेंगे मोलार मास, तो कैल्शियम का कितना है 40 प्लस मोलार मास ऑक्सीजन का कितना है 16, तो हो गया 56। तो इसको डिवाइड बाय करेंगे 56। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू 25 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 100, 25 4 1 and 16 14, okay, so answer will be C, option C, that will be 14 ग्राम। समझा आपको, बहुत इजी है। डिकम्पोजिशन हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। सॉरी, मैंने पहले ऑक्सीजन बोल दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड होगा बाय प्रोडक्ट। और उसके बाद फिर हमने एक फार्मूला याद किया कि मोल की वैल्यू क्या होती है, 1 मोल इज द मास अपॉन मोलार मास। तो इसके हिसाब से हमने फार्मूले, मतलब जो भी मोलार मास थे उनसे हमें हर एक का मोलार मास निकाला, हर एक का मोल निकाला, और एक मोल के ऊपर कितना मोल बना कैल्शियम ऑक्साइड वो देखा। फिर एक मोल से एक कैल्शियम ऑक्साइड बना, तो उसके ऊपर हमने मोलार मास और मोलार मास का फॉर्मूला, मतलब उनके इनपुट डाल के हमने अच्छे से एक आंसर निकाला जो कि है 14 ग्राम, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन F वाला। अभी आगे तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 12 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। एक मीथेन गैस है, उसका हमें कंबशन करना है, यानी कि उसका कंबशन होने के बाद, मतलब जलने के बाद कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब जो फिर ग्राम्स है वो बनेंगे, उसको हमें मतलब कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कंबशन क्या होता है, मतलब जलना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या रिएक्शन होती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो मीथेन है उसका रिएक्शन किसके साथ होने के बाद, यानी कि कंबशन प्रोसेस क्या होती है कि जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऑक्सीजन रहेगा तब भी कंबशन प्रोसेस प्रोसीड होती है। मतलब कोई भी जलना होता है, अगर वो जलता किसकी वजह से है, ऑक्सीजन की वजह से है। मतलब ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं इन कंबशन प्रोसेस। तो कंबशन हो गया मीथेन का, तो उससे प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, यानी H2O बना, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, ये है स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन, यानी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन हमें इसमें करना है। ये प्रॉब्लम बेस्ड है स्टोइचियोमेट्री के ऊपर। स्टोइचियोमेट्री क्या बोलती है कि जो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसका जो कैलकुलेशन होता है उसे हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अभी पहले क्वेश्चन में, इसके पहले क्वेश्चन में पता है आपको, तो याद होना चाहिए ये। अगर हमें याद हो जाएगा ये, तो हम इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर सॉल्व करना है तो उसको सबसे पहले बैलेंस करना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सारे जो कंपाउंड्स है, सारे जो एलिमेंट्स है उसके नंबर सेम है या नहीं। तो कार्बन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे राइट साइड में कितने हैं, 1 ही है, तो बैलेंस्ड है। CH4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, मतलब यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, हो गया बैलेंस्ड। अभी ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और ये 2 है, मतलब 2 कैसे, ये एक ऑक्सीजन इंटू 2, तो 2 हमने डायरेक्टली सामने लिखा क्योंकि हम H को मतलब बैलेंस करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे O को भी लग जाएगा ये, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4, यहाँ पे 4, राइट हैंड साइड पे 4 और लेफ्ट हैंड साइड पे 2, नाइंसाफी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। तो क्या है हमारा जो गिवन कंडीशन है वो देखिए कि 1 मोल ऑफ CH4 गिव्स 2 मोल ऑफ H2O, मतलब एक मीथेन 1 मोल ऑफ CH4 गिव्स 2 मोल्स ऑफ H2O। तो 1 मोल ऑफ CH4 देता है हमें 2 मोल ऑफ H2O। तो हमें क्या करना है कि कितने मतलब ग्राम्स देगा वाटर मॉलिक्यूल्स बाय कंबशन ऑफ 12 ग्राम ऑफ CH4। 12 ग्राम ऑफ CH4 gives how many grams of H2O। तो यही तो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोल का फॉर्मूला।
अभी पहले बताया मोल का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलार मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास में कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ CH4, तो हम उसका फॉर्मूला देखेंगे, मास क्या है उसका 12 ग्राम गिवन कंडीशन, और मोलार मास हम निकालेंगे CH4 से। तो C का जो मोलार मास होता है वो होता है 12, और H का जो मोलर मास होता है वो होता है 1 इंटू कितने H है 4, तो 12 + 4 गिव्स 16। तो ये है हमारा 16 मोलार मास किसका, CH4 का। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.75 मोल। ठीक है, तो 0.75 मोल ऑफ CH4 गिव्स हाउ मेनी मोल्स, H2O। तो इसको इंटू 2 कर देंगे H2O के मोल के लिए, मोल ऑफ H2O के लिए 2 इंटू 0.75, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 2 7 14 15, सो 1.5 मोल। तो 0.75 मोल ऑफ CH4 गिव्स 1.5 मोल ऑफ H2O। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसका तो मासिक कैलकुलेट करना है ना, तो क्या होगा, मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। सो मास ही हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मास इज इक्वल टू जो मोल ऑफ H2O कितना मोल है 1.5 मोल इंटू मोलार मास कितना है, अब H2O का मोलार मास निकालेंगे। सो H का मोलार मास होता है 1 इंटू 2H है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो हो गया 2 + 16 दैट इज 18। ठीक है, सो 1.5 इंटू 18, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18 5 90 0 18 27। ठीक है, तो 27.0 ग्राम। अब हम देखेंगे इसका ऑप्शन है क्या, हाँ, तो सेकेंड ऑप्शन है B 27, तो आंसर आ गया हमारा 27। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो पूछ सकते कमेंट सेक्शन में, और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे आएंगे। और इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जितना अच्छे से आप केमिकल इक्वेशन को समझ पाएंगे, जो उसको बैलेंस कर पाएंगे, उतने अच्छे से उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर थोड़ा क्रिटिकल इसमें आता है कि हम मोल और मोलार मास में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मोलार मास क्या है, मास जो होता है और मोलार मास होता है वो मिलके बनता है एक मोल, यानी कि मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 2 एलिमेंट्स A एंड B, दोनों का एटॉमिक मास दिया है, कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड हैविंग 75.8% ऑफ A। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, फॉर्मूला पूछा है कंपाउंड का, जो कि जिसमें दिया है दो मतलब एलिमेंट्स है A एंड B, जो कि कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, दोनों के एटॉमिक मास दिए गए, और A का जो परसेंटेज है वो है 75.8%, कि बहुत ज़्यादा मतलब A की वैल्यू है या फिर A का कंपोजिशन है और B का कम है। तो B का कितना है वो आप पहले देखेंगे। तो कोई भी एक कंपाउंड होता है, ठीक है, तो वो 100% से बनता है। तो अब 100% में 75.8% किसका है, A का है, तो B का कितना होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो 100% मतलब 100 समझिए 100 ग्राम है, उसमें 75.8 ग्राम किसका है, A का है, तो B का कितना हो जाएगा 299 दैट इज 42, दैट इज B का कितना हो जाएगा 24.2%। ये हो गया B का। अब दोनों का कंपोजिशन हमें पता चल गया, A का 75.8%, B का 24.2%। ठीक है, दोनों के एटॉमिक मास दिए गए हैं, तो एटॉमिक मास से हम क्या कर सकते हैं, दोनों का रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कितने एटम्स उसमें प्रेजेंट्स होंगे। ठीक है, तो A का कितना है 75.8% है, उसमें कितना दिया है उसका एटॉमिक मास 75। ठीक है, जो कि रफली आएगा 1.01। ठीक है, 75 और 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब डिवाइड करेंगे तो 1.01 आएगा। उसके बाद B का 24.2 डिवाइडेड बाय 16, जो कि है एटॉमिक मास कितना है 16 है B का, तो उसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा रफली 16 16 तो 8 हो गया 85 दैट इज 1.51 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये आया B का वैल्यू, A का वैल्यू आया 1.01, B का वैल्यू 1.51। अगर हम दोनों को सिंपलेस्ट रेशो में लाएंगे, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से,
ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.02 यानी अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा। इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 1.51 इंटू टू दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.0201। तो इसको हम रफली लिख देंगे 3। तो हमारा क्या आ गया इक्वेशन A2 और B3, मतलब ए के दो मॉलिक्यूल्स है और बी के 3 है, इन दोनों से बना एक कंपाउंड जो कि ए और बी के एलिमेंट से बना हुआ है। और इसका हम सिंपलेस्ट रेशियो मतलब फॉर्मूला लिख देंगे A2B3, दैट इज़ A2B3, यह आएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन में है क्या ये? हाँ है, तो A2B3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो पढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 79.87% of carbon and 20.13% of hydrogen. What is its empirical formula? अब empirical formula क्या है वो हमने आपको बता दिया है, थ्योरी के वीडियोस में आप अच्छे से देख लीजिए। empirical formula होता है कि जो एक रेशो होता है एटम्स, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला, और एक सिंपलेस्ट रेशो से बनता है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है कि एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बना हुआ, उसमें 79.87% कार्बन है और 20.13% हाइड्रोजन है। व्हाट इट्स इज एम्पिरिकल फार्मूला? तो हमें क्या करना है, कंसीडर हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन है, उसको हम लिखेंगे कंटेन्स 100 ग्राम का एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। उसमें से कार्बन का कितना है 79.87 ग्राम, क्योंकि हम दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100 ग्राम, मतलब 100%, ठीक है। तो 20.13 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये दोनों आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसका एक सिंपलेस्ट रेशो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो एटॉमिक मास होते हैं उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो 79.87 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेंट डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा इसका आंसर? 6.65, ठीक है, 6.65 आ जाएगा। और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 20.13 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक वेट दैट इज 20.13। तो ये आ गया आंसर। तो सिंपलेस्ट रेशो में हम कैसे चेक करेंगे, 6.65 इज इक्वल टू 20.13। तो इन दोनों में अगर जो छोटा सबसे छोटा रहता है उसको हम डिवाइड करते हैं दोनों से, तो 6.65 से इसको भी डिवाइड किया 6.65, तो ये तो आ जाएगा 1। ये किसका है? कार्बन का है, रेशो ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन और रेशो हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हम रेशो में ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा कार्बन, तो ये 1 हो जाएगा। और इसको अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, राइट, अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगा। तो 1:3, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो है 1:3, मतलब कार्बन 1 हाइड्रोजन 3। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, CH3, जो कि है मिथाइल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा CH3। ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो आप एक बार चेक कर लीजिए, जिसमें CH3 रहेगा उसको टिक कर दीजिए। तो ये हुआ आंसर और क्वेश्चन आएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 27 ग्राम ऑफ AL? AL मतलब होता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के साथ 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करना है, तो कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं कि AL है, उसको हम ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे तो एक जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, एल्यूमिनियम को कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ना नॉर्मली एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कौन सा प्रोडक्ट बनाता है इन नॉर्मल कंडीशन। और ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूलर में रहता है, एटॉमिक नहीं रहता, ये हमेशा याद रखिए। ऑक्सीजन हमेशा बायोमॉलिक्यूलर होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ तो हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, जो नेचुरली इनर्ट में मतलब इनर्ट नेचुरल में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो वो बनाएगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है,
लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है तो उसको हम बैलेंस कर देंगे, 2 सेम हो गए, ठीक है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3, ठीक है, जो 3 है और डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसको 2 कैंसिल कर देंगे तो बच गया 3 मॉलिक्यूल और यहाँ पे तीनों ऑक्सीजन। ये एक छोटी सी एक फॉर्मूला टाइप है कि हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, जिसमें समझिए ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स थे, हमें चाहिए थे 3, तो हमने 3 डाल दिए, लेकिन यहाँ पे 3 अगर डालेंगे डायरेक्टली तो 6 हो जाएंगे, तो उसको कम करने के लिए हमने किया 2 डिवाइड किया, तो 2 गेट्स कैंसल, तो 3 बचा, 3 ऑक्सीजन, तो ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमें बैलेंस इक्वेशन से ये पता चला कि हम 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के साथ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि कितने ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हमें चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम देखेंगे हम, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के कितने मोल्स होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 27 है, ठीक है, और उसका एटॉमिक वेट 27 है और नॉर्मल ग्राम भी 27 दिया है, तो 27/27 मतलब नॉर्मल ग्राम मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो हो गया ये 1, ठीक है। और उसके बाद 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 2 एल्यूमिनियम के मोल्स थे तब ऑक्सीजन की कितने? 3/2 मोल्स थे, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना देगा? ये 2 को इधर लेके आगे तो ये मल्टीप्लाई मतलब यहाँ से डिवाइड में हो जाएगा, तो 3/4 गिव्स 3/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब देखिए नॉर्मल कंडीशन में हमें मतलब इस इक्वेशन को समझ के लेना है, सिचुएशन मतलब इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें ये जो मैंने लिखा है वो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब 2 मोल एल्यूमिनियम के थे तब हमें कितना ऑक्सीजन में मतलब देना पड़ रहा था? 3/2 मोल्स ऑफ, ठीक है। और जब हमने 1 कर दिया, इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है, तो इसको भी हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, मतलब 3/2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3/4, तो ये हो गया 3/4, ठीक है। तो हमें अब मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो जाएगा? सिंपल है, जो कि हमें 3/4 मिला है मोल, उससे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके एटॉमिक वेट को। तो अब ये 16 है, एटॉमिक वेट 16 है, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है? 2, हमेशा बाय मॉलिक्यूलर्स होते हैं, तो 3/4 इंटू 16 इंटू 2, ठीक है। नॉर्मली देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 2 दैट इज 18, तो दैट विल बी 24 ग्राम। तो आंसर आ गया हमारा 24 ग्राम। बहुत इजी क्वेश्चन है, सो ऑप्शन आ गया सी, दैट इज 24 ग्राम। क्या करना है? पहले इक्वेशन को लिखना है, और ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस इक्वेशन में एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्योंकि नॉर्मली हम कंडीशन में नहीं समझ पाते हैं कि एल्यूमिनियम कैसे क्या बना पाता है। तो एक नेचुरली मतलब दिमाग में होना चाहिए कि जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं वो हमें एक बार देखना पड़ेगा। एल्यूमिनियम का जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, वो एक बार बैलेंस इक्वेशन में समझ लेंगे तो उसके बाद ये कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, ठीक है। बस मोल्स का ये खेलना है और यहाँ से वहाँ तक मोल घुमाने हैं और आराम से आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है, नहीं समझा हो तो बिंदास पूछ सकते हैं, बाकी आराम से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ना, और जितने भी क्वेश्चन मैंने अब तक पढ़ाया है वो भी अच्छे से देख लीजिए, और आगे पीछे जो थ्योरी पढ़ाई है वो भी अच्छे से देख लीजिए, और आगे जो पढ़ाऊँगा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स वो सब अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने में मतलब ईजी हो जाए, और प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आसान हो जाएगा। और इसी के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन CuSO4.5H2O द परसेंटेज ऑफ वाटर इज, वाटर मतलब H2O, तो परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा है हमें कितना है। तो इस ये जो मतलब बहुत इतना बड़ा जो हमें ये दिया है इक्वेशन या फिर मतलब कंपाउंड दिया है, उसमें से हमें वाटर का जो परसेंटेज है वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो कंपाउंड को दिया है ना इसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो CuSO4.5H2O वो निकालेंगे। तो Cu का कितना है? 63.5 प्लस
एस का कितना है 32 प्लस O4, O का कितना है 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 प्लस 5 लेंगे पूरा, ये पूरे H2O का जो मॉलिक्यूल है इसको 5 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो H का 1 इंटू 2 प्लस O का 16, तो ये हो जाएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 2 18, 16 प्लस 1 इंटू 2 18, 18 5 ज़ा 90, ठीक है। तो इसका अप्रोक्सीमेटली कितना, अप्रोक्सीमेटली नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90, तो अप्रोक्सीमेटली 249.5 के करीब आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया इस कंपाउंड का। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ वाटर चेक करना है। तो वाटर का परसेंटेज चेक करना है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो 5 H2O प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर का जो होता है मॉलिक्यूलर वो होता है 18 और 5 है, इसलिए हम इसे कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 19। तो 90 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इन दैट कंपाउंड, होल कंपाउंड। तो हमें परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है, तो क्या करेंगे 90 डिवाइडेड बाय उसका टोटल वैल्यू, 90 डिवाइडेड बाय 249.5, ठीक है। और इससे हमें पता चलता है कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 36%, जो कि हमारा ऑप्शन है बी, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से। परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है, गिवन कंपाउंड में दिया है, तो कंपाउंड का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। उस मॉलिक्यूलर वेट में हमें वाटर का जो मॉलिक्यूल परसेंट मतलब मॉलिक्यूल से वो निकालेंगे, उस मॉलिक्यूल को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। नॉर्मली अपना अपना परसेंटेज हम जैसे निकालते हैं वैसे परसेंटेज अपने आपको इधर से निकालना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। तो इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एल और लास्ट MCQ है। तो क्या है, व्हेन टू properties of a system are mathematically related to each other, the relation can be reduced by। दो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम है, जैसे कि समझ लीजिए मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ऐसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। तो उसमें से हम देख लेते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो दो ऐसे डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, उनको हम जो रिलेटेड एक दूसरे के, तो उन रिलेशन को हम कैसे डिड्यूस कर सकते हैं। डिड्यूस मतलब यानी उसको हम कैसे को रिलेटली बता सकते हैं। किसी को अगर समझाना है तो उन दोनों प्रॉपर्टी को हम कैसे समझाते हैं। तो ऑप्शन देख लेंगे, वर्किंग आउट मीन डेविएशन। मीन डेविएशन हम निकालेंगे, लेकिन मीन डेविएशन हम एक प्रेसाइज, एक एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए निकालते हैं। तो उसमें इन दो प्रॉपर्टी को हम कैसे बता सकते हैं, प्रॉपर्टीज एक्चुअली में हम नहीं बता सकते मीन डेविएशन में। उसके बाद प्लॉटिंग अ ग्राफ, एक ग्राफ प्लॉट करके हम बता सकते हैं, जिसके हमने थियरी में एक टॉपिक था, द यूज ऑफ अ ग्राफ इन प्लॉटिंग इन एनालिसिस, यूज ऑफ अ ग्राफ इन एनालिसिस। तो उसमें हमें बताया गया था कि हम डिफरेंट टाइप के 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ को, मतलब 3 नहीं 2 प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से बता सकते हैं। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, दोनों के हम प्लॉट कर सकते हैं पॉइंट्स, और उसके हिसाब से हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उन गिवन एनालिसिस, उन सिस्टम के बारे में। तो इसका मतलब प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ करेक्ट है। अगले ऑप्शन में देख लेते हैं, कैलकुलेटिंग रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर अगर हमें बताना हो तो किसी एक प्रॉपर्टी का बताएंगे, दोनों प्रॉपर्टी का साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते, तो हम रिलेट भी नहीं कर सकते। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा। तो आंसर आएगा इसका प्लॉटिंग ऑफ अ ग्राफ। तो सारे MCQ हमने कवर कर दिए, और लास्ट वाला MCQ इंपॉर्टेंट था, इसको समझ लीजिए। और जो भी थ्योरी टाइप्स के MCQ होते हैं ना, वो एक बार समझ गए तो उसमें प्रॉब्लम्स आगे नहीं आती। बस जो प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उनको अच्छे से समझना पड़ता है, क्योंकि घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, और उन क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारा बेसिक क्लियर है। तो जो भी हमारे बेसिक्स, जो भी हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं ना, वो हमें क्लियर रखना चाहिए। हमेशा कंफ्यूजिंग में मत रहिए। नॉर्मली जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ना, उसका जो गिवन डेटा है उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। ये हमने बहुत बार सुना है, लेकिन क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, लेकिन वो क्वेश्चन हम ढूंढ के कैसे उस आंसर को हम ढूंढ के कैसे निकालते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छे से उसको सॉल्व करना है, तो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके बेसिक्स को समझना पड़ेगा, और क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लिया ना, तो आंसर तो अपने हाथ में ही है, ठीक है।
तो बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। ये तो था न्यूमेरिकल्स का जो मतलब एमसीक्यूज का था। अभी जो सेकंड वाला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि थ्योरी के सेक्शन में हमने वो सारा एक्सप्लेन कर रखा है और उसमें आपको बस इतना करना है कि जो चैप्टर है उसको अच्छे से रीड करना है। वो चैप्टर को आप अच्छे से रीड करेंगे तो आपको जो भी आपके क्वेश्चन है वो सब मिल जाएंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स रह गया हम लोग से तो आप उससे वो पूछ सकते हैं, वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे और जो भी डाउट्स है तो वो क्लियर करके